हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सभी वकीलों के लिए अनिवार्य परीक्षा AIBE अर्थात ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के 24 जनवरी 2021 को संपन्न हुए AIB 15 के क्वेश्चन पेपर का सलूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लेकर के आए हैं। आज हम AIB 15 क्वेश्चन पेपर के सेट डी को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि AIB के क्वेश्चन पेपर 4 सेट में होते हैं, सेट A, B, C और सेट D। परंतु सभी सेट्स के क्वेश्चन सेम होते हैं, ओनली सभी सेट्स के क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज होता है। ये क्वेश्चन पेपर उन सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए यूजफुल होगा जो भविष्य में AIB एग्जाम को पास करना चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर AIB 15 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को हिंदी में रीड करूँगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वह क्वेश्चंस को इंग्लिश में रीड करें। सभी क्वेश्चंस के जो राइट आंसर्स हैं उनको रेड सर्किल से हमने ब्लॉक कर दिया है, जिससे कि आप सही आंसर्स को पहचान सकें यदि हमारी वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया है क्षतिपूर्ति अनुबंध को। तो दोस्तों, यहाँ बात करना कि क्षतिपूर्ति अनुबंध जो है उसको किस धारा में यहाँ पर परिभाषित किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सेक्शन 124। तो दोस्तों, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 के तहत ये परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन कहता है पीक बनाम गुरनी किस संदर्भ में संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि जो ऑप्शन नंबर बी है फ्रॉड अर्थात धोखाधड़ी, ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें कह रहा है किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता को लागू किया गया। तो दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा, नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला कहता है कि भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक। बी कहता है किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर, चाहे वह जहां भी हो। सी ऑप्शन कहता है भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो। तो देखेंगे दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस हैं उनमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट होगा। इसमें कह रहा है उपरोक्त सभी, मीन्स ए बी सी जो तीनों ऑप्शंस थे वो राइट होंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं। पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला कह रहा है कृषि या बागवानी का तरीका, बी कहता है सूचना की प्रस्तुति, सी कहता है एकीकृत परिरथों की स्थलाकृति और डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है। तो दोस्तों, इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है BIRPI, ये जो संगठन है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के आर्टिकल 32 से है जिसके लिए रिट जारी करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें जो कि ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर होगा। इसमें कह रहा है सरकार के उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो यहाँ कह रहा है किस केस के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन 66A को आर्टिकल 19(1)A और आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत खारिज किया या खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर आपका डी है श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून प्रश्न है अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका आंसर है 5। तो दोस्तों जो 5 जजेस की बेंच होगी वो यहाँ पर देखेगी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स किस केस से संबंधित है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ओलियम गैस का रिसाव। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए के कृपाक बनाम भारत संघ संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, पूर्वाग्रह की संभावना। 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है प्रत्यायोजित विधान का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कहता है अधिकातीत का सिद्धांत, बी कहता है मालाफाइड्स, तो ऑप्शन सी कहता है न्यायिक समीक्षा का अतिकरण और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी, यानी जो ए बी सी में बताया गया है ये तीनों सही कहे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की शुरुआत से नए अनुभाग को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत की गई थी। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 6 यानी धारा 6, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है हिंदू विवाह की शर्तें, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कहता है विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है, तो ऐसा विवाह, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी व्यर्थ होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, कहता है पूर्व न्याय का सिद्धांत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत निपटा है। तो दोस्तों यहां 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, धारा 11। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है सीपीसी की धारा 14 के तहत निपटा है। तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विदेशी निर्णयों के रूप में अनुमान। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा 17 का। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मान हानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है, बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए कहता है केवल दिल्ली में, बी कहता है केवल कोलकाता में, और सी ऑप्शन कहता है दिल्ली और कोलकाता दोनों जगहों पर, और जो डी ऑप्शन है वो कहता है या तो दिल्ली या कोलकाता में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, या तो दिल्ली या कोलकाता में। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सेक्शन 164 अर्थात धारा 164 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, कहता है फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत की जा सकती है। तो दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सेक्शन 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कहता है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कि ऑप्शन नंबर सी 205 राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है अनुच्छेद 265A से लेकर 265L दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 21A का संबंध किस धारणा से है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है गैर कानूनी तरीके से जमा होना, बी कहता है बिना वारंट के गिरफ्तारी, सी कहता है खोज और बरामदगी, और डी कहता है दलील और सौदेबाजी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलील और सौदेबाजी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, कहता है आदतन अपराधी के अच्छे बर्ताव का सुरक्षा किससे संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुभाग 110 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अनुभाग 105H का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा, कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना। तो दोस्तों 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी कार्य की सीमा की अवधि समाप्ति को ध्यान में रखते हुए जो रोकथाम लगाई जाती है उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत निपटा जाता है? तो दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 168। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है डिक्री धारक का अर्थ है। तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन में कहा गया है कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन के लिए सक्षम आदेश दिया गया है। तो दोस्तों 26 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है स्वेच्छा से एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326B, ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 कहता है ए कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है, कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नजदीक खड़े एक व्यक्ति को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण यह ए के द्वारा किया गया। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला कहता है हत्या का अपराध माना जाएगा, बी कहता है गैर इरादतन हत्या का अपराध माना जाएगा, सी कहता है अपराध नहीं माना जाएगा, और डी कहता है गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध माना जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जिसमें कि कहा गया है अपराध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों यहां पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है ए जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह से एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है और इस पत्र पर ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि अधिकारी पुलिस को तलाश करने की संभावना है। ए ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों जिसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें कहा गया है आईपीसी की धारा 192 के अंतर्गत, सेक्शन 192 ऑफ आईपीसी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनन कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है तो वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं है और वह इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किए गए काम के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन नंबर सी है क्वांटम मेरिट, ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा गया है एग्रीमेंट अर्थात समझौता क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि जो ऑप्शन नंबर ए है
एक वादा या एक दूसरे पर विचार करने वाले कई वादे। ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा गया है भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है। तो दोस्तों यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहां पर जो ए बी सी ऑप्शन है, जैसे ए कहता है भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, बी कहता है पृथ्वी से जुड़ी चीजें, सी कहता है चीजें जो स्थायी रूप से ऐसे किसी भी चीज से जुड़ी हैं जो कि पृथ्वी से जुड़ी हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ये कहता है बेकार या कृषि योग्य भूमि पर अस्थायी कब्जा प्रक्रिया जब क्षतिपूर्ति के रूप में अंतर मौजूद होता है। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कहता है भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। कहता है XYZ संयुक्त रूप से 50,000 रुपए की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं, बाद में XY अप्राप्य हो जाते हैं, या ए भुगतान करने के लिए जेड को मजबूर कर सकता है। तो राइट ऑप्शन यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए थे, तो चार ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। ए कह रहा है धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है आपका, एक अनुबंध पर कुछ जो कि उद्देश्य से पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा, जमानत। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कहता है विशिष्ट सहायता अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14A की प्रविष्टि संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, पावर ऑफ द कोर्ट्स टू एंगेज एग्जामिन। तो यहां पर राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। तो इसके अनुसार कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा था क्वीन बनाम बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन कह रहा था निहारेंद्र दत्त मजूमदार बनाम एम्परर, सी ऑप्शन था केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार। तो ये तीनों जो मामले हैं आपके राजद्रोह से संबंधित थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ये कहता है जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के अपने धर्म या अपमानजनक विश्वासों का अपमान करके किसी भी वर्ग की भावनाओं को नाराज करना है, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जुर्म है। तो दोस्तों यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा, धारा 295A अर्थात सेक्शन 295A, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। ये कहता है आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कानून द्वारा अधिकृत किसी भी सजा को पारित कर सकती है सिवाय। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कहता है मौत की सजा, बी कहता है आजीवन कारावास, सी कहता है 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, और डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। तो इसका 39 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। ये कहता है नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सेक्शन 83 यानी धारा 83 ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। कहता है नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के नियम 46 के आदेश 21 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है
जिसमें निर्णय लेनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा, गर्नीसी आदेश। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 35 की धारा 88 1908 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अंतर्वादीय मुकदमा। ऑप्शन नंबर ए 42 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है भारतीय उपभोक्ता अपवाद निवारण आयोग का गठन वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1988। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44 कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो राइट आंसर होगा, उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ था, ये राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है हड़ताल की मात्र अवैधता दर असल अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करती है। जस्टिस कृष्णा अय्यर केस का नाम क्या है, किस केस में बात कही गई थी। तो दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा, गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहा गया है एक कार्यकर्ता डैश के आदेश से दुखी होकर सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायालय या न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है बर्खास्तगी, रिहाई, छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कहा गया है दैवकृत का मतलब है। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसका आंसर है आपका भगवान द्वारा किया गया कार्य। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48, तो इसमें कहा गया है टॉर्ट्स के कानून में राज्य के अधिनियम के विशिष्ट सिद्धांत का मतलब है। कहा गया है टॉर्ट्स के कानून में राज्य के अधिनियम के विशिष्ट सिद्धांत का मतलब है। 48 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक अधिनियम जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है टॉर्ट्स में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य के करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनाते हैं और उन्हें इस रूप में जाना जाता है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। तो दोस्तों 49 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कहा गया ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य लेन देन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ए उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति भारत साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत आती है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सेक्शन 6 अर्थात धारा 6। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कहा गया है साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन कहता है दस्तावेजी साक्ष्य, दूसरा कहता है मौखिक साक्ष्य का बहिष्करण, नेक्स्ट है स्वामित्व के रूप में
प्रमाण का बोझ। डी ऑप्शन कहता है अपराध का प्रमाण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामित्व के रूप में प्रमाण का बोझ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 52। ये कहता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 111A किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश का अनुमान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 SCCI। तो दोस्तों यहाँ पर कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, 2018 में चला था। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें कहा गया संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में संबंधित है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें कहा गया है चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्वव्रत जानने का अधिकार किसके तहत आता है। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आर्टिकल 19(1)A अर्थात अनुच्छेद 19(1)A ये राइट आंसर होगा। 51 का ए राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वायत्तता की अभिव्यक्ति से संबंधित कौन से शब्द आते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विचारधारा, अभिव्यक्ति, आस्था और पूजा की। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास के सजा की अवधि वर्ष तक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष। 57 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है CRPC की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय CRPC की धारा 191 के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 1952 CRPC द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राज सिंह बनाम राज्य 1998 इस केस में इन्होंने ये बात कही थी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें कहा गया है सवाल यह है कि ए बी को 10,000 रुपये का देनदार है। साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑल ऑफ द एबव मीन्स जो ए बी सी ऑप्शंस बोले गए सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो इसमें कहा गया है इस तरह की बहुत सारी जानकारी चाहे वह कबूलनामे को प्रतिपादित करती हो या नहीं जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से अलग हों, इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तो इसमें कहा गया है जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय जो विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान के में कुशल है को प्रासंगिक तथ्य माना जाएगा। यह साक्ष्य अधिनियम के धारा तो किस धारा के तहत आता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सेक्शन 45 यानी धारा 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है जानबूझकर
ए जानबूझकर और झूठ बोलकर बी को ये विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को वह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन ए की संपत्ति बन जाती है और ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो जमीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू होगी यहाँ पे? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सेक्शन 115 यानी धारा 115। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें कहा गया मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है मध्यस्थता अधिनियम 1940, बी कहता है मध्यस्थता प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम 1937, सी कहता है विदेशी पुरस्कार मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961। तो ये सभी सही हैं। इस आधार पर 63 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64। तो इसमें कहा गया है संसद संविधान के डैश के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आर्टिकल 323A अर्थात अनुच्छेद 323A। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें कहा गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करती है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। बी में कहा गया है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 71B। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। मींस ए बी सी जो बताया गया ये तीनों सही है। ए में कहा गया था बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता। बी में कहा गया था अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी। सी ऑप्शन कहता है भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें कहा गया इंडिया जो कि भारत है एक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राज्यों का संघ है, मींस यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कहा गया है श्री MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987 SC 1086 श्री राम फर्टिलाइजर्स मुकदमा में अदालत ने यह फैसला किया कि। क्या फैसला किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो इसमें कहा गया है उद्योजक उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं और इस तरह की देनदारियां ऐसे किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अत्याचारी सिद्धांत का संचालन करती हैं। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69। तो इसमें कहा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट या संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता है। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है। अब कहता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कह रहा बोथ ए एंड बी, मींस ए और बी दोनों में प्रयोग नहीं कर सकता। तो ए कहता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और बी कहता है शेडेड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स वन राइट्स की मान्यता अधिनियम 2006। तो यहाँ जो ए और बी है ये दोनों स्थिति में नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें कहा गया इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को के रूप में जाना जाता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, फिशिंग अर्थात धोखा या ठगना। तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 82 के हिसाब से किसी बच्चे द्वारा कितनी उम्र से नीचे किए गए जुर्म को जुर्म नहीं माना जाता है। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 7 ईयर्स 7 साल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 कहता है आरवी डडली और स्टेफन किस सिद्धांत के समर्थक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे 73 में, इसमें 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है। तो ए में कहा गया है अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें कहा गया जनहित याचिका की उपयोगिता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है उदारीकृत लोकस स्टैंडी, बी कहता है गैर प्रतिकूल कार्यवाही और सी कहता है प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकृत किया जाना। डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 74 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। तो इसमें कहा गया है याचिकाकर्ता राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे, ने बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को निरस्त करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार से है। यह मामला संबंधित है। तो किस केस से संबंधित है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, कह रहा है DC बधवा बनाम बिहार राज्य AIR 1987 SC 579। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया है कि जहां किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है, इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं, जो राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रिट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है SP गुप्ता बनाम भारत संघ, इस मामले में बात कही गई थी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 76 है उसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, SP गुप्ता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77, कहता है झूठे या घिनौने दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 35A। 77 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78, कहता है नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो इसमें कह रहा है 0.5 R20। 78 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, इसमें कह रहा है अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल हैं।
ऐसा अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सेक्शन 7 अर्थात धारा 7, 79 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। तो इसमें कहा गया न्यायमूर्ति एबार्ट पेरी के अनुसार वकालत के 7 दीपक क्या हैं? तो दोस्तों यहाँ पर पहला है ऑनेस्टी, करेज, प्रोफेशनलिज्म, विट, इनकॉलेज, जजमेंट एंड फेलोशिप। तो यहाँ पर ईमानदारी, साहस, व्यावसायिकता, बुद्धि, वाग्मिकता, निर्णय और अध्येता वृत्ति। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 80 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा। ईमानदारी, साहस, उद्योग, बुद्धि, वाग्मिता, निर्णय और अध्येता वृत्ति। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। ये कहता है एक सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या होती है, कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 3 होती है। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82। कहता है एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में क्या मतलब रखती है? तो दोस्तों यहाँ पर 82 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा। एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें कहा गया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, तो इस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था। तो 83 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कहा गया एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, सुंदरमल बलाल बनाम गोवा सरकार, तो 84 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इस मामले में ही माना गया था कि एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें कहा गया है कारखाना अधिनियम के अनुसार, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बच्चे का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया गया है। तो 85 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86। इसमें कह रहा है आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन ब्रांड का अर्थ एक बांड है जो कि इनमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। उपरोक्त सभी मीन्स जो ए कह रहा है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया है। बी कहता है जिसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक से परिपक्वता या छुटकारे से पहले कोई भुगतान या लाभ प्राप्त नहीं होता है। सी ऑप्शन कहता है जो कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना या निर्दिष्ट कर सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि जो तीनों पॉइंट दिए गए एबीसी वो सही हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 कहता है जीएसटी से संबंधित प्रविष्टि संविधान में इसके अंतर्गत की गई है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। संविधान 101 अधिनियम 2016 मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन 101st एक्ट 2016। 87 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। इसमें कहा गया अपात्र व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित किसके के तहत निपटाया जाता है? तो 88 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33। 88 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें कहा गया है समान लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता इसके तहत निपटाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 6। तो 89 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कह रहा है जीएसटी कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ये शामिल नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 90 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91। इसमें कह रहा है अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो 91 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92। अनुबंध की परिभाषा परिभाषित की गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H में। 92 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 93 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कहा गया हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा, स्थायी गुजारा भत्ता और रख रखाव। 94 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें कहा गया है एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रख रखाव की हकदार है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में देखिए कौन सा राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम की धारा 18(2)A। 95 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। इसमें कहा गया है एक वैध गोद लेने के अनुरोध कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से सबसे पहली चीज बोली गई है गोद लेने वाले की क्षमता, अधिकार भी है, गोद लेने वाले व्यक्ति ऐसा करने की क्षमता है, गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने लायक है, और चौथा कह रहा है कि इस अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया है, इसके तहत उल्लेख किया गया। तो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो 4 में जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट होगा, हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम की धारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97। तो इसमें कहा गया है मुस्लिम एक्ट में पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो उसे क्या माना जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। तो ए कहता है उसका कोई मतलब नहीं है, बी कहता है हस्तक्षेप योग्य होगा, सी कहता है संयोजनीय होगा। तो इसका डी ऑप्शन है वो कह रहा है उपरोक्त सभी। तो 97 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98। कहता है मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके, ऐसा इस मामले में माना गया। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो 98 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99। इसमें कहता है मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है या फिर दूसरे ऑप्शन सही होंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो 99 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100। तो इसमें कहा गया है मध्यस्थता समझौते से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, सेक्शन 7, सेक्शन 4, सेक्शन 20 और उसके बाद है सेक्शन 22। तो 100 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सेक्शन 4। तो दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।